प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो प्रकाश ग्रहों में सूर्य के पश्चात सबसे अधिक यदि कोई ग्रह ताकतवर है तो वो है चंद्र। हम चंद्र के बारे में चर्चा करेंगे, ये क्यों ताकतवर है और ये आपके लिए चंद्र कब शुभ रहते हैं और किस स्थिति में यह अशुभ हो जाते हैं, और अशुभ चंद्र आपका क्या नुकसान करते हैं और शुभ चंद्र आपको क्या देते हैं, क्या क्या चीजें आपको प्राप्त होती है यदि चंद्र शुभ होते हैं। तो इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप अपनी जन्म कुंडली को खोल करके और आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं कि चंद्र आपके लिए कितने शुभ हैं और कितने अशुभ हैं, और आप कंपेयर कर सकते हैं कि चंद्र का जो क्षेत्र है वह आपके ऊपर वह उसका प्रभाव शुभाशुभ कैसा चल रहा है, तो उससे आप मैच कर सकते हैं। 100% आपको जो है बिल्कुल सटीक मिलेगा और यह निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं अपनी कुंडली से। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और सारी चीजें जो चंद्र से जुड़ी हुई हैं मैं उसको बताने वाला हूं। साथियों, यदि आप नए दर्शक हैं तो एक छोटा सा मेरा आग्रह है कि आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और लाइक करके और अन्य ज्योतिष प्रेमियों के बीच में शेयर भी कर लीजिएगा। आइए विषय में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम हमने आज का विषय लिया है एस्ट्रो क्लास चैप्टर 4 में। चूंकि हमने चैप्टर 2 में एक चर्चा किया था चंद्र बल को लेकर के, मध्य और पूर्ण और इसके साथ में निर्बल चंद्र कब होते हैं, इस विषय को लेकर। तो आज उसी पर किसी एक दर्शक ने प्रश्न किया कि इस पर आप विस्तार से बताइए, तो मैं आज इस पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। चंद्र विषय आज का है, चंद्रमा शुभ या अशुभ लक्षण एवं उसका क्या उपाय है। सारी चीजों पर आज चर्चा होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्र, फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं जो कि हमने चैप्टर 2 में जिस बात को हमने कहा था उसी विषय को पुनः दोहरा रहा हूं। देखिए, चंद्र के दो जो है बल प्राप्त होते हैं। एक तो पक्ष बल होता है, दूसरा चंद्र का को अंश बल भी मिलता है। अब बात ये आ गई कि पक्ष बल अधिक प्रभावशाली है या अंश बल अत्यधिक प्रभावशाली है। तो सभी इस विषय पर विद्वानों का एक स्वर में स्वीकार्यता है, जितने भी ज्योतिष के पूर्वाचार्य हैं उनका, कि पक्ष बल अत्यधिक जो है प्रभावशाली है। पक्ष बल में क्या क्या होता है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 10वीं तिथि के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपकी कुंडली में चंद्र चाहे जिस भी अंश बल में हो, अंशागत जो भी उनको बल प्राप्त हो, चाहे वह जिस भी कुंडली के जिस भी स्थान पर वह बैठे हों, किंतु उनका जो प्रभाव है वह जो है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 10वीं के बीच में आपका जन्म हुआ है, इसका मतलब कि वह चंद्र मध्य बली है, अर्थात उनका उतना पावर नहीं जितना कि पावर उनको जो है आगे जो हम बता रहे हैं उस समय मिलता है। अर्थात दूसरा, वह पूर्ण बली कब होते हैं, यानी कि सबसे अधिक ताकतवर वो कब होते हैं, शुभ, और वह शुभ चंद्र आपके लिए कितना क्या क्या चीजें देते हैं, तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अभी आप जान लीजिए कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक, नोट कर लीजिएगा कहीं, या इस जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर्यंत 10 दिन तक जो है चंद्र पूर्ण बलवान होते हैं, उनको पूर्ण बली कहा जाता है। इसके बाद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से लेकर के और अमावस्या तक चंद्र निर्बल होते हैं, और उसके पश्चात फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी हो या बृहद ज्योतिषार में या बृहद पराशर में पराशर जी ने भी ये कहा कि चतुर्दशी और अमावस्या के दिन जिसका जन्म हुआ रहता है, तो उस तिथि में जन्म लिए हुए व्यक्तियों की कुंडली में चंद्र जो है पापक ग्रह की भूमिका में हो जाते हैं, यानी कि पाप प्रभावित पापक ग्रह हो जाते हैं वो।
के जैसा उनका बर्ताव होता है। अब इसमें मैं धीरे से आपको एक विषय की ओर जोड़ना चाहूंगा, और विषय यह है अंश बल। क्योंकि अंश बल के बारे में बाकी जो ग्रहों की जो मैंने बात बताई है उसके आधार पर चंद्र का डिफरेंट मैंने इसलिए कहा था कि चंद्र का और बुध का दोनों का बिल्कुल डिफरेंट स्थिति है। चंद्र का तो बुध से बिल्कुल अलग स्थिति है, अर्थात अंश बल में अगर यदि सम विषम राशि के अनुसार मृत बाल अवस्था आदि जो भी अवस्था आदि है चंद्र के, वह सभी चीजें जो है अंश बल के अंतर्गत ही आती हैं। और इसके अतिरिक्त चंद्र यदि स्वराशि का हो, उच्च की राशि में हो, तो यह अंशागत रूप से जो है चंद्र को बली कहा गया है। किंतु उनका प्रभाव अगर यदि चंद्र अपनी उच्च की राशि में 3 डिग्री तक परम उच्च के चंद्र हो, और यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से अमावस्या के बीच में हुआ है, तो वह चंद्र आपके लिए शुभताप्रद नहीं है। वह निर्बल चंद्र आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जो चीज उनका, जिस चीज पर चंद्र का अधिक प्रभाव है, अर्थात चंद्र का मतलब मन, वह जो है आपको उससे संबंधित कष्ट देंगे ही देंगे। दूसरा, यदि चंद्र अपनी नीच की राशि वृश्चिक राशि में है और 3 डिग्री का परम नीच में है, तो ऐसी स्थिति में अगर यदि चंद्र आपका जन्म शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की यदि पंचमी तिथि तक है के बीच में जन्म हुआ है, इसका मतलब आपके जो है वह चंद्र नीच राशि में होकर के भी शुभता प्रदान करेंगे, यानी कि वह चंद्र आपके लिए शुभ है। अर्थात कुल मिलाकर के यहाँ पर चंद्र का पक्ष बल ही स्वीकार्य करने योग्य है, वही अत्यधिक जो है प्रभावशाली माना गया है। ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, 2 स्थितियां हैं। चंद्र चूंकि मन का कारक है, चंद्र माता के कारक है, रुचि और अभिव्यक्ति के कारक है, भ्रमण निद्रा यानी कि रात्रि सोने के कारक है, रक्त नस नाड़ियों से संबंधित और मोटापा छाती से संबंधित, और उसके पश्चात जो है यूरेटर जो दिक्कतें होती हैं, बीमारियां होती हैं यूरिन से संबंधित, उसके भी कारक ग्रह चंद्र ही है। सबसे प्रथम जो है मन। देखिए, मन अगर यदि आपका चंद्र, एक चीज मैं और आपको बता दूं, यदि चंद्र अत्यधिक बलवान है तो वो भी ठीक नहीं है। चंद्र अधिक बलवान होने का मतलब कि आपका मन जो है उच्छृंखल हो जाएगा, उद्विग्न रहेगा, एकाग्रता नहीं बनेगी। चंद्र यदि बिल्कुल कमजोर है तो इसका मतलब आपका मन जो है स्थिर नहीं होगा, एकाग्रता तभी भी नहीं आपको मिलेगी, और साथ साथ में डिप्रेशन और मनोभ्रंश यानी कि विस्मरण की बीमारी, परेशानियां आदि आदि समस्याएं आपको यह चंद्र जो है देंगे। दोनों में यही अंतर है। अब इसके पश्चात तो आखिर क्या किया जाए, इसको किस रूप में लिया जाए? देखिए, फल कथन करते समय किसी भी एक एंगल से आप यदि फल कथन करेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। यदि एक बात तो तय हो गया, हमने यहाँ पर जो है शुभ चंद्र कब होते हैं, तो आप अपनी कुंडली में आप देख लीजिए आपका जन्म किस तिथि से किस तिथि के बीच का हुआ है और आपके चंद्र की स्थिति क्या है, और उसमें आप ये तय कर सकते हैं कि अंश बल से अधिक प्रभावशाली पक्ष बल है। अब तक तो मैंने पक्ष बल की बात किया, अब मैं दूसरी एक दृष्टि बता रहा हूं। यदि चंद्र अपनी नीच की राशि में है, अर्थात वृश्चिक राशि में है, बिल्कुल निर्बल स्थिति में है। निर्बल का मतलब कि यदि आपका जन्म एकादशी कृष्ण पक्ष की जो है एकादशी से, शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा जो है पंचमी तक तो पूर्ण चंद्र हो गए, लेकिन यदि कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अमावस्या के बीच में भी हुआ हो तो भी, यानी कि उस समय पूर्ण
निर्बल हो जाते हैं चंद्र। ऐसी स्थिति में भी अगर यदि चंद्र पर कहीं से भी पंचम या नवम या सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि गुरु की है और गुरु बिल्कुल शुभ हो, ऐसे में उस चंद्र का फल बिल्कुल बदल जाएगा, यानी कि वह अनुकूल फल देंगे। चंद्र और बृहस्पति जब मिलते हैं तो वह अमृत बन जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि चंद्र से जितने भी प्रकार के राजयोग हैं, अधिकांश राजयोग में कहीं न कहीं चंद्र की भूमिका रहती ही रहती है, किंतु जो अशुभ कारक जो योग हैं उनमें भी चंद्र की भूमिका रहती है अधिकांश योगों में। अर्थात चंद्र एक ऐसा ग्रह है, यानी कि मन, चंद्र मतलब मन, मन एक ऐसा इस शरीर का अवयव है, तत्व है, जिसके माध्यम से आपके व्यक्तित्व और आपका जीवन उसी पर निर्भर रहता है। इसलिए चंद्र बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर यदि चंद्र आपके मजबूत हैं तो मन आपका एकाग्र होगा, और हो सकता है कि अगर यदि आपका मन मानसिक स्थिति एकाग्रता की ओर नहीं जा रहा है या बार बार आपको कोई भी चीजें भूल जा रही हैं, तो मतलब चंद्र आपका शुभ है या वह शुभ फल नहीं दे रहे हैं। यदि आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको परेशानियां बार बार रहती हैं या कुछ कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, घर में घरेलू कलह इत्यादि अंतर्कलह बने रहता है, तो इसका मतलब चंद्र कमजोर है या आपने शुभ चंद्र को कमजोर कर रखा है। इसलिए क्योंकि चंद्र कारक ग्रह होते हैं। चूंकि आजकल प्रायः शहरी जो व्यवस्था हमारी दिनचर्या है जीवन की, देर रात तक सोना और सुबह देर तक जो है उठना, रात्रि में अत्यधिक निद्रा का न आना, यानी कि देर रात तक जगना भी चंद्र को कमजोर करने का एक सबसे बड़ा कारण है। उससे परिवार में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, यानी कि अंतर कलह या आपस में अस्तित्व को लेकर के द्वंद्व यह चलते रहेगा। जैसे सास में, बहू और सास में कहानियां अलग हो सकती हैं, आपस की बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मूल जो कारण है जब आप देखिएगा तो यही पाइएगा कि चंद्र कहीं ना कहीं कमजोर है। अब इसका उपाय क्या है? अब आप समझ गए होंगे कि आपकी जन्म कुंडली में यदि कमजोर चंद्र है तो आपको क्या देंगे, और यदि वही चंद्र मजबूत है तो आपको क्या देंगे, आप इससे समझ गए होंगे। क्योंकि मन ही मुख्य है, वही चंद्र यदि सबल है तो राजयोग प्रद हो जाते हैं, वही चंद्र यदि निर्बल है तो वह अशुभ होकर के, और वह जितने भी नकारात्मक चीजें हैं, यहाँ तक कि आत्महत्याओं से लेकर के और की प्रवृत्ति से लेकर के जो है दारिद्रता से लेकर के, मान सम्मान की हीनता से लेकर के, और कई प्रकार की ऐसी मानसिक अलग अलग प्रकार की बीमारियों को भी यह चंद्र यदि अशुभ है तो प्रदान करेंगे। तो इसका उपाय क्या है? यदि ऐसी स्थिति है और जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है तो उसका उपाय क्या है? देखिए, उपाय उसके लिए जब भी चंद्र कमजोर है और कुछ लक्षण जो हमने कहा है वह लक्षण यदि आपको दिखता है तो आप जो है सबसे प्रथम चीज तो यह है कि जल का अत्यधिक नुकसान न करें। दूसरा चीज, चंद्र जो है वह जो चांदी का जो छल्ला होता है उस छल्ले को कम से कम 90 दिन या 6 माह तक जो है वह व्यक्ति धारण कर ले, या स्त्री या पुरुष जो भी हो। भगवान, तीसरा उपाय, भगवान शिव को दूध से अभिषेक करें। ये 3 उपाय हो गया। चौथा उपाय, रात्रि में समय से शयन करें और प्रातःकाल समय से उठें, सूर्योदय के पूर्व ही बिस्तर को छोड़ दें। इसके अतिरिक्त भी चंद्र के जैसे मोती हो गया, शंख का दान हो गया, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कुल मिलाकर के इन सभी उपायों के अतिरिक्त भी आप केवल भगवान शिव की यदि उपासना करते तो भी आपके चंद्र जो है शांत होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कहा भी गया है कि भगवान शिव का नाम एक
चंद्रशेखर भी है, शशि शेखर भी है। इसलिए शिव की उपासना कर सकते हैं, जिससे कि चंद्र निश्चित रूप से उनका अशुभ स्थिति, उनका प्रभाव जो है कम होगा। और जब आप ये जान जाते हैं कि आपके कुंडली में अशुभ चंद्र है, तो वैसे ही आप दिनचर्या को चेंज कर लीजिए, तो आपके जो है परिवार में अंतर कलह, पारिवारिक जो कौटुंबिक जो अंतर कलह है उसमें आपको कमी मिल जाएगी। कई बार यह कलह बहुत बड़ा रूप, विकराल रूप धारण कर लेता है और विवाद का विषय बन जाता है, न्यायालय तक जो है प्रकरण चले जाते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से ये आपको जानकारी तो मिल ही जाएगा कि आपकी कुंडली में कब जो है चंद्र कमजोर होते हैं, कब जो है चंद्र प्रभावशाली होता है। अब एक मैं विषय यहाँ पर स्पर्श कर देता हूँ, चूंकि इस पर विस्तार नहीं बता पाऊंगा, कि अगर यदि चंद्र लग्न में है तो वह विशिष्ट कारक हो जाते हैं। लग्न मतलब क्या? आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं, आपके विचार, आपके व्यवहार, आपकी सोच। क्योंकि मन और मस्तिष्क के कारक तो चंद्र है, और इसी से पूरी शरीर का और पूरे समाज का या आपसे रिलेटेड जो लोग हैं उन सबका संचालन इसी से होना है। इसलिए मुख्य केंद्र है चंद्र नवग्रहों में। हालांकि सभी ग्रहों की अपनी अलग भूमिका है, लेकिन चंद्र की भूमिका जो है मन और मस्तिष्क को लेकर के है। तो जितना ही यह विशिष्ट कारक यदि चंद्र यहाँ लग्न में बैठे हैं, इसका मतलब वह व्यक्ति का व्यक्तित्व, सौम्यता, व्यवहार, सुंदरता, सुदृढ़ता, वाणी में गंभीरता आदि आदि सभी चीजें देंगे। किंतु चंद्र अगर यदि निर्बल है तो यहाँ पर भी विशिष्ट कारक होकर के भी वह उतना प्रभाव नहीं दे पाएंगे। किंतु यदि चंद्र यहाँ पर बैठे हैं निर्बल होकर के भी और गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, इसका मतलब कि वह बहुत शुभता देंगे। अगर यदि चंद्र और शनि का योग बन जाता है, ऋषि योग बन जाता है। चंद्र और राहु का योग बन जाता है, ग्रहण दोष बन जाता है। इस पर हम केमद्रुम योग भी, और इसके पश्चात जो है और भी कई प्रकार जो योग हैं उस प्रकार के योगों को भी देते हैं। लेकिन गुरु से दृष्ट हो जाए, देखिए गुरु से यदि युति बनाकर बैठते हैं तो उसमें फल में 50% ही उसका शुभ फल देखा जाएगा। लेकिन दृष्टि जो है गुरु की यदि चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र अत्यधिक जो है धवल धूसरित होकर के वह बहुत ही प्रकाशित हो जाते हैं, प्रकाशमान हो जाते हैं और बड़ा शुभ फल देते हैं। इस कुंडली को का जो पूरा जो आधार है या उस जो विश्वसनीयता है इस कुंडली की पूरी वो अपने हाथ में ले लेते हैं। बागडोर पूरा चंद्र के हाथ में चला जाता है। दूसरा, चंद्र यदि चतुर्थ स्थान में, माता, सुख, इस स्थान के चूंकि वह स्वाभाविक कारक ग्रह है, लेकिन यहां पर दिग्बली भी है, साथ में दिग्बली है, कारक दोनों है, कुल मिलाकर के बात एक ही हुई। लेकिन दिग्बली का अर्थ यह हो गया कि वहां पर वो फल देते ही है। तो ऐसी स्थिति में यह माता का मित्र का होता है। यदि वह व्यक्ति इस प्रकार का चंद्र यदि पक्ष बली है, वह व्यक्ति यदि पक्ष बली है, और पक्ष बली का सीधा सा अर्थ यह है कि अगर यदि आपका जन्म आप ये देख लीजिए शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का हुआ है तो आप पक्ष बली है। जब पक्ष बली है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है उसके जीवन में माता का सुख और भूमि भवन वाहन, इसके साथ साथ में मान सम्मान के साथ में पिता का सुख और करियर, इस सारी चीजों को बहुत व्यवस्थित ढंग से वो कर देगा। क्यों करेगा? क्योंकि वह व्यक्ति मन से शिक्षा ग्रहण करते हुए वह बहुत ही मनोयोग से अपने कार्य में संलग्न हो जाता है, जिसका परिणाम 100% उसको मिलता ही मिलता है। मन को यदि आप मना लिए, मन को यदि आप साध लिए, सफलता आपके चरणों में आकर गिर पड़ेगी। और यह कार्य तभी संभव है जब आपकी मन की एकाग्रता होगी। और मन की एकाग्रता के लिए आपकी कुंडली में चंद्र का अधिक बलवान होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि मन चंद्र अत्यधिक बलवान हो जाएंगे तो वह उस व्यक्ति को व्यग्र बना देते हैं। एक काम पूरा नहीं हुआ दूसरे काम में लगा देते हैं। ऐसा करते करते वो व्यक्ति पिछला काम छूटते जाता है, पूरा हो 95% वह काम हो चुका है, उसको छोड़ करके और दूसरे कार्य में लग गए। ऐसा होता है, मन व्यग्र हो जाता है। यदि अशुभ चंद्र है तो मानसिक बीमारी दे देते हैं बीच का, यानी यदि दृष्टि से वह चंद्र बलवान है तो वह केवल मात्र शुभ फल देते हैं। यह सिद्धांत है। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर विशेष रूप से कार्यक्रम आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करूं। अब आप समझ गए होंगे कि चंद्र आपकी जन्म कुंडली में शुभ है या अशुभ है, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे हम दूसरे विषय को लेकर आएंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद बुध को भी मैं का चैप्टर 2 जो हमने कहा था कि बुध ग्रहों के प्रभाव से
उनका फल बदल जाता है, तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। आप सभी निरंतर हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए और आशा करता हूं कि आप सबको ये बहुत ही ज्योतिष प्रेमियों को अच्छा कार्यक्रम लग रहा होगा। और जो भी, चूंकि एक दूसरे को सीखना और सिखाना है, एक हमारा प्रयास है कि ज्योतिष से आप रूबरू हो सकें, और उसी का के श्रृंखला में कुंडली के पाठशाला हमने प्रारंभ किया है। आशा है कि आपको बहुत अच्छा